नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत बताया गया है कि जीआईसी का जो एग्ज़ाम है वो जो आपका प्री एग्ज़ाम है 19 सितंबर को है और जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो आपका 19 दिसंबर को है। ठीक है, तो अगर हम आज की डेट से देखें यानी 14 जून, ठीक है, अगर हम इसको राउंड फिगर में ले लें 19 जून, इसके हिसाब से ले 19 जून, ठीक है, 19 जून, 19 जून से 19 जुलाई, 19 जुलाई से 19 अगस्त और 19 अगस्त से 19 सितंबर। ठीक, अगर हम देखें तो हमारे पास कितने महीने हैं? 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने। ठीक, अगर मान लीजिए आपने तैयारी बिल्कुल नहीं शुरू की और अब जाके आपकी आंखें खुल रही है कि आपको जीआईसी की तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी सच्चाई है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत कम समय नहीं है। अगर आप अच्छे से लग जाओगे, आपको जहाँ से जो भी मटेरियल मिले आप तुरंत उससे नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप प्री निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दिसंबर के लिए आपके पास सितंबर से, अब देख लीजिए, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, यानी मेंस के लिए फिर से आपको 3 महीने समय मिल जाएगा, जिसमें अगर आपने इस पर अच्छी पकड़ बना ली और आपको और थोड़ा पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, प्लस आप उसके साथ रिटन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना, लिखने का अभ्यास भी अच्छे से कर लेंगे। तो अभी हमको जरूरत है प्री को निकालने की, जो कि हमारा कैसे आएगा, एमसीक्यूज टाइप आएगा। ठीक है, जीआईसी के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको जानना हो तो अभी वीडियो के अंत में लास्ट में मैं इसमें टैब में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको 2 टैब दिखेंगे, जिसमें से एक होगा जीआईसी के बारे में, जिसमें सिलेबस पूरी से अच्छे से चर्चा की गई होगी, और दूसरा जो टैब होगा उसमें क्या किया गया, जीआईसी का एग्जाम किस तरह से होगा। ठीक है, 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, दोनों वीडियोस को मैं उसमें लगा दूंगा, आपको देखना हो अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, फिलहाल आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि अगर आप हमारा 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देंगे तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन समझते हैं कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप यूपी पीजीटी के लिए वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्वार्थी किस्म का इंसान हूँ, आपको जानकर थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा स्वार्थी किस्म का इंसान हूँ। जब तक मुझे पारितोषिक नहीं मिलता है तब तक मैं किसी काम को रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो मेरी रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए आपको पारितोषिक देना जरूरी हो। पारितोषिक आपका सिर्फ यही होगा कि आप चैनल को जब भी देखें आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, है ना। नहीं तो फिर मैं फिर से वही स्वार्थी हो जाऊंगा और साथ मेरी वीडियो हफ्ते में एक बार आने लगी, है ना, हफ्ते या महीने में एक बार आने लगी। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके आसपास हो, आपकी जानकारी में जो जीआईसी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हो, उनको भी आप भेजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फिलहाल लाइक से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जरूरत है सब्सक्राइबर की, आप सब्सक्राइब करें। जब हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर 2 चीजें मायने रखती है। ठीक है, पहला है आपका फैक्ट और दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, इसका पार्टिसिपेशन लगभग 70 से 80% होता है, या हम इससे ज्यादा भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट का जो आपका होता है पार्टिसिपेशन, वो होता है 10 से 20%। ठीक, या इसको हम 20 से 30 कर सकते हैं। ठीक है, 20 से 30%, हालांकि 20 से 30% नहीं होता, 10 से 20% ही होता है। ठीक है, होता क्या है, फैक्ट आप रख के कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आप रख के नहीं कर सकते हो। जब दोनों में आपका सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, तब आप क्या करते हो, मेरिट में आ जाते हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने का हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, कि मैं हर चीज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करूं, मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझाते हुए चलूं। ठीक है, लेकिन फैक्ट पर मेरा जोर ज्यादा रहेगा। फैक्ट पर मेरा जोर ज्यादा का मतलब होगा कि मैं सिर्फ फैक्ट ही लिखवाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा,
आप कॉन्सेप्ट के पीछे अभी मत भागिए, ठीक है। जब आपका प्री हो जाए उसके बाद आप बढ़िया कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिएगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा किताबें लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, मेरी जो क्लासेस चल रही है उसमें से आप नोट्स बना लीजिए, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, प्लस आप सीधे उठाइए अपने सिलेबस को, और सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट जो जो चीज़ें दी गई हैं आप सीधे गूगल पे उसको सर्च मारिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी मिलता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल में जो आपको इतना सारा दिया हुआ है उसमें से आपके काम का क्या क्या है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का आप यूज कीजिए, आपका प्री आराम से निकल जाएगा। आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आप गूगल पे सर्च मारिए, उससे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुक मत पढ़िए। अगर आपके जो भी बुक है आप किसी एक ही बुक को प्रिफर कीजिए, ठीक है। मान लीजिए थ्योरी पोर्शन को आप पढ़ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बुक से, तो उसी पर्टिकुलर बुक से ही पढ़िए, फिर एक ही थ्योरी को 4 बुक से मत पढ़िए, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद अगर आपको हो सके तो आप गूगल वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए इनफ होगा प्री क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। फिलहाल बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि समझाना भी ना पड़े। मैं आपको डिट्टो वही बताऊंगा जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, ठीक है। ये था है, ठीक, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है मैं उसके शब्द टू मतलब वर्ड टू वर्ड चीजों को पकड़ूंगा, यानी शब्द सा टॉपिक को पकड़ूंगा और उन्हीं टॉपिक को क्लियर करूंगा। कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत तेज पढ़ाऊं तो आप वीडियो को धीरे धीरे आप उसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम जो इसका पहला टॉपिक है, ये 2 पेपर में है, आ और बा करके, ठीक है। जब जीआईसी देखोगे तो जो आपको पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है 2 पोर्शन में आ और बा, जिसमें से ये आपका थ्योरी पोर्शन देखता है और ये आपका इंडियन पॉलिटी देखता है, ठीक है। इंडियन और यूपी की पॉलिटी, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये इसमें है। थोड़ा बहुत एक पार्ट थोड़ा हिस्ट्री का भी है जिसमें कि आपका नेशनल मूवमेंट आ जाता है, ठीक। अब हम आते हैं थ्योरी पोर्शन पे, इस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी पोर्शन को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी हम अक्सर पढ़ा करते हैं ना, इंडियन पॉलिटी ठीक ठाक ही होगी सबकी। इसमें आ जाते हैं, जो पहला पॉइंट है इसका, कहता है राजनीति विज्ञान विषय परिभाषा अर्थ एवं क्षेत्र, ठीक है। ये पहला जो पहली टॉपिक का जो पहला शब्द पहला पॉइंट है वो यही है, राजनीति विज्ञान अर्थ परिभाषा विषय और क्षेत्र, ठीक है। तो हम इसके अर्थ परिभाषा विषय और क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अब चूंकि राजनीति विज्ञान है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, राजनीति विज्ञान है, सबसे पहला शब्द आता है राजनीति विज्ञान के जनक, ठीक है। इन सबको थोड़ा जान लीजिए। राजनीति विज्ञान के जनक थे अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु का जैसे ही नाम आता है, इनके गुरु कौन थे? प्लेटो, ठीक। और इनके गुरु कौन थे? सुकरात। हालांकि इतना नहीं आएगा, लेकिन आप चलते चलते इसको जल्दी जल्दी देखते रहिए। अरस्तु की जो सबसे फेमस रचना है उसका नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरस्तु की रचना का बताइए। मेल करके आ जाता है, 4 इधर दिए होते हैं, 4 इधर उनकी रचना है, 4 थिंकर इधर दिए जाते हैं, थिंकर की 4 रचना इधर दी होती है, जिनको आपको मिलाना होता है, ठीक है। या कभी कोई सीधे पूछ लेता है अरस्तु की रचना कौन सी है या पॉलिटिक्स किसकी रचना है, ठीक है। प्लेटो की सबसे फेमस रचना, सबसे फेमस पूछेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको मेंशन नहीं किया गया है इसलिए इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। इनकी जो सबसे फेमस है वो है रिपब्लिक, ठीक, द रिपब्लिक है, हम रिपब्लिक लिख देते हैं, ठीक। पॉलिटिक्स द रिपब्लिक प्लेटो की है, पॉलिटिक्स अरस्तु में, सुकरात ने किसी भी ग्रंथ का या किसी भी बुक को नहीं लिखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिटिक्स किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पॉलिटिक्स किससे? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा पूछा जाता है, पॉलिटिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक भाषा का शब्द पोलिस, ठीक है, पोलिस, पोलिस से हुई है, ठीक है। ये है, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान के सबसे सरल क्वेश्चन जो होते हैं
और ये काफी बार पूछे भी हैं, जीआईटीसी में भी पूछे गए, आपके टीजीटी में भी पूछे गए हैं और आपके पीजीटी में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लिए। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स ये नहीं आता है पॉलिटिक्स या राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ या किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई, तो वह पोलिस शब्द ये आता है। और ये भी क्वेश्चन आता है पोलिस किस भाषा का शब्द है, तो पोलिस किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा, यानी इसी ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि ग्रीस को ग्रीक, ठीक है, सॉरी यूनान को ग्रीस कहा जाता था, तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ग्रीक भाषा यूनानी भाषा को ही कहते हैं। ठीक है, यूनानी या ग्रीक लिख के है, यानी पोलिस किस भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, पोलिस का अर्थ क्या होता है, तो पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं बता रहा हूँ। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान इंग्लिश में इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य, और ये पोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब आते हैं, इतना समझ लिया, अब यहाँ से इसका काम खत्म। अब कभी कभी होता है ये कथन पूछ लेता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमने बात किसकी की है, अरस्तु की बात की है, तो अरस्तु के कुछ कथन है, आप उसको नोट कर सकते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, अरस्तु के बारे में एक चीज और जान लीजिए, प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी, अकादमी खोला था, जिसको उसमें क्या कहता था वो, प्लेटो अपनी अकादमी का मस्तिष्क किसको कहता था, अरस्तु को। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, वैसे अभी तक मेरी नजर में नहीं पड़ा, तो नहीं आया है कि नहीं आया है, लेकिन अरस्तु से रिलेटेड है, इसलिए जान लीजिए। प्लेटो अपनी अकादमी है ना, अकादमी जिसे हम एकेडमी कह देते हैं, प्लेटो ने अपनी अकादमी का मस्तिष्क किसको कहा है, अरस्तु को कहा है। ठीक है, और ये जान लीजिए अरस्तु नाम आया है, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, लेकिन अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर महान। ठीक है, ये वही सिकंदर महान है जो भी सुविजेता के नाम से जाना जाता है, और उसने पोरस के साथ युद्ध किया था भारत में। ठीक है, और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान कहा है। ठीक है, राजनीति विज्ञान को क्या कहा है उसने, सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या किसने कहा है, ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, ये अरस्तु का कथन है। अभी हम अरस्तु को देख के चलते हैं। हाँ, अरस्तु का कथन है, मनुष्य का शुभ राजनीति शास्त्र का ध्येय होना चाहिए। कैसे लिखना है आपको, पहले इन्वर्टेड कॉमा में आपको कथन लिख देना है, जहां कथन खत्म हो दूसरी लाइन में उसके जस्ट नीचे से लिख देना है अरस्तु। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लिखने थोड़ा परहेज कीजिए। ठीक है, कम से कम में ज्यादा लिखिए। ठीक है, आप कथन को लिख दिए, नीचे लिख दिए अरस्तु। ठीक, तो मनुष्य का शुभ राजनीति शास्त्र का ध्येय होना चाहिए, ये कथन किसका है, ये है अरस्तु का, जिसे अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में कहा था, इकोनोमिकियन एथिक्स। अरस्तु की एक और बुक का नाम पता चलता था, इकोनोमिकियन एथिक्स, जिसमें उसने क्या कहा है, मनुष्य का शुभ क्या है, राजनीति शास्त्र का ध्येय होना चाहिए। दूसरा है लोकतंत्र बहुत सारे लोगों का भ्रष्ट शासन है, ये किसका कथन है, ये कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन आता है लोकतंत्र को भ्रष्ट शासन से किसने कंपेयर किया है, तो किसने किया है, अरस्तु ने। या कभी कभी सीधे कथन दे देता है और पूछता है ये कथन किसका है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी, ये बहुत फेमस कथन है इसका, अरस्तु का ही कथन है, मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। ठीक, ये सारे कथन आप नोट डाउन करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे सरल पेपर आता है तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन सबसे सरल माने जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको मुंजबानी जबान पे रटे होने चाहिए। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। ठीक है, ये आपके पहला जो आपको मैंने राजनीति विज्ञान का तीसरा या चौथा पॉइंट है आपका,
राज्य करके, ठीक है। ये दोनों के लिए है, दोनों में इस बात का जिक्र आएगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपकी पाठ्यक्रम में सिलेबस में 2 पॉइंट हैं जिनमें से ये दोनों में कॉमन रहेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। अगला कथन, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। एक और कथन है, जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता वह या तो निरा पशु है या वो अतिमानव है, ठीक है। या तो वो बीस्ट है या तो वो सुपर ह्यूमन है। क्या कहता है, ये अरस्तु का कथन है, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो निरा पशु है और या तो अतिमानव है, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। लेकिन अब आप केवल कथन और कारण, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कथन पूछे जाते हैं, राइटर्स पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जो कह रहे हैं, जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट वगैरह हम एग्जामिनेशन के बाद, प्री एग्जामिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट भी इन सब का क्लियर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, चूंकि उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। चलिए, नागरिकता के बारे में भी अरस्तु ने कुछ कहा है। हालांकि इसको हम नागरिकता में एक बार पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हमारे आंखों के सामने आ चुका है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरस्तु ने कहा, जिस व्यक्ति को किसी राज्य के विचारणात्मक अंग न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो, उसे उस राज्य का नागरिक कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिक कौन हो सकता है, जो उसके प्रशासनिक भागों में, प्रशासनिक क्रियाविधियों में भाग ले, ठीक है। तो आप इसके सार को समझिएगा, चीजों को रटिएगा नहीं, नहीं तो शब्द बदल जाए तो आप उसमें भटक जाओ, ठीक है। आप इन कथनों के सार को समझिएगा, ठीक है। इन कथनों के सार को समझिएगा, क्योंकि बड़ा एग्जाम है तो वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। उसको ये जानना है कि क्या आपने चीजों को समझा है या रटा है, तो सिर्फ रटिएगा नहीं, समझिएगा भी, ठीक है। चलिए, अब हम सीधे आ जाते हैं राजनीति विज्ञान, जो अर्थ, परिभाषा, विषय और क्षेत्र के बारे में जो बात हो रही थी, अब हम उस पर आते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत एवं संरचनात्मक ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सभी आते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कई लोग इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। राजनीतिक चिंतन शायद अलग चीज है, राजनीतिक दर्शन अलग चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक। उसके बाद विचारक, अरस्तु के बारे में हम लोग, अरस्तु को पितामह कहा गया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आता है यूनानी चिंतन के बारे में पूछा जाता है कि पूरा यूनानी चिंतन जो है, यूनानी चिंतन, प्लेटो का आदर्शवाद एवं अरस्तु का बुद्धिवाद समाहित है। यानी संपूर्ण यूनानी चिंतन में क्या है, प्लेटो का आदर्शवाद और अरस्तु का बुद्धिवाद समाहित है, ठीक है। एक कथन कहा गया है कि जब आप किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो आप प्लेटो या अरस्तु को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। या तो आप उनके फॉलोअर होगे या तो आप उनको आलोचक होगे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। इन दोनों को इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक। आज के समय में राजनीति विज्ञान 2 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला है राजनीतिक तत्व, ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं लिखवा रहा हूँ, एक एक चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गैर राजनीतिक तत्व, ठीक है। राजनीति विज्ञान 2 प्रकार के तत्वों से संबंधित है। पहला है राजनीतिक तत्व, दूसरा है गैर राजनीतिक तत्व। अब क्वेश्चन ये आता है, राजनीतिक तत्व आ जाएगा, इनमें से राजनीतिक तत्व नहीं है, या क्वेश्चन आ जाएगा गैर राजनीतिक तत्व को पहचानिए। 4 ऑप्शन आएंगे, किसी एक को पहचानना होगा। तो आप जान लीजिए राजनीतिक तत्व क्या होते हैं, गैर राजनीतिक तत्व क्या होते हैं। राजनीतिक तत्व ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट या सीधे राजनीति से संबंधित हो, जैसे राज्य, सरकार, सरकारी संस्थाएं, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक व्यवहार, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो राजनीति को प्रत्यक्षता या सीधे तौर पर प्रभावित करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक तत्व। गैर राजनीतिक तत्व में क्या आ जाता है, परिवार, समाज,
अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हमें दूर से देखने पर लगता है कि राजनीति को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन चाहे आपका परिवार, चाहे समाज और चाहे अर्थव्यवस्था उस देश की, ये सब सारी चीजें क्या करती हैं, उस राजनीति को प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर अरस्तु के अनुसार हम देखें तो अरस्तु तो यहाँ तक कहता है कि राजनीति हम अपने समाज में, अपने जीवन काल में जो चीजें भी करते हैं, समाज में रहकर जो चीजें भी करते हैं, सारी चीजें राजनीति से संबंधित हैं। ठीक है, वो कहता है घुड़सवारी से लेकर, और भी एक बहुत अच्छी चीज कहता है, एक सेकंड थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, वो व्यायाम से लेकर घुड़सवारी तक को पॉलिटिक्स का हिस्सा बताता है। ठीक है, अरस्तु क्या करता है, घुड़सवारी से लेकर व्यायाम तक को आपको क्या करता है, राजनीति का हिस्सा बताता है। चलिए उसके आगे आते हैं सीधे। राजनीति विज्ञान से संबंधित दो दृष्टिकोण, सबसे मुख्य दो दृष्टिकोण है, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आपका आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राज्य प्रधानता है, इसमें राज्य प्रधानता है। ठीक है, यानी जिस भी सिद्धांत में आप देखोगे कि राज्य की प्रधानता पाई गई है वो आपके परंपरागत हो जाएंगे। ठीक है, राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण में क्या कहा गया है, राज्य की प्रधानता का आपको मिलेगा, राज्य की प्रधानता है उसमें। और जो आपकी आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें क्या है, आपका प्रक्रिया प्रधान है ना, इसमें प्रक्रिया की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, आगे चलकर हम इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर समय मिलेगा तो। ठीक, अब चलिए अब हम इसके अर्थ और परिभाषा को परंपरागत दृष्टिकोण के देखते हैं। ठीक है, परंपरागत, हम आधुनिक को भी देखेंगे और परंपरागत दृष्टिकोण पर रखकर भी देखेंगे। इन्हीं सबको मिलाकर हमारा अर्थ, परिभाषा, विषय और क्षेत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। मैंने बताया ये आपको पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से मिलकर बना हो, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। अब जो परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण के लिए आप जान लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध, यानी लगभग 1939 से 1945 तक, है ना। इसके बीच का जो आपका पाया जाता है उसे हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं, या क्लासिकल कहते हैं, या शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। उसी क्लासिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो विचारक थे, परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक थे, आप उन विचारकों के भी नाम लिख लीजिए। कभी कभी पूछ सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक कौन कौन से थे। इसके अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, संत ऑगस्टीन, एक्विनास, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल तथा ग्रीन आदि आते हैं। ठीक है, तो इन सब के नाम आप पीछे करके या धीमे करके लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद आधुनिक युग के विचारक में आप क्या जाते हैं, ल्यू स्ट्रॉस, एरिक वोगोलिन, ऑक्सफोर्ड और हन्ना आरेंट आदि आते हैं। ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन और कल्पना पर आधारित है। ठीक है, जैसा कहा जाता है परंपरागत राजनीति विज्ञान किस पर आधारित है, दर्शन और कल्पना पर आधारित है। जैसे हम अगर प्लेटो को पढ़ते हैं तो उसका पूरा कल्पना पर आधारित है। ठीक है, उसकी द रिपब्लिक कल्पनाओं पर आधारित है। उसे क्या कहा जाता है, पाश्चात्य जगत का पहला स्वप्नलोकी कहा जाता है। ठीक है, इसी आधार पर, और वो लोग दर्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक, परंपरावादी विचारक अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित हैं। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा थिंकर्स के बारे में। जब हम लोग पढ़ेंगे अपने पीजीटी वाले उसमें, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे ये सारी चीजें क्यों कही जा रही, बस आप मोटे तौर पर जान लीजिए। ठीक,
इन विचारकों ने मानवीय जीवन मूल्यों पर ध्यान दिया। इनके अनुसार सबसे मस्ट आपका क्या है, राज्य, और राज्य क्या है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है ना, ठीक। और इनके चिंतन की प्रणाली मोस्टली निगमनात्मक होती थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा अच्छे समझ लीजिए। अभी हम जो पढ़ेंगे इसके आगे, राजनीति विज्ञान, अर्थ परिभाषा, विषय और क्षेत्र, ये पूरा चैप्टर ऐसे खत्म होगा। राजनीति विज्ञान, परंपरागत, आधुनिक, ठीक। राइटिंग बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, पहले हम परंपरागत के अर्थ को देखेंगे, फिर उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद फिर आधुनिक के हम अर्थ को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के निचोड़ को देखेंगे, ठीक है, फाइनली। ठीक, चलिए देखते हैं, परंपरागत से आते हैं हम लोग। परंपरागत, ठीक है, कुछ चीजें परंपरागत में पहला है, जो पहला पॉइंट है इसमें सबसे पहला जो आया था, राजनीति विज्ञान को क्या माना गया था, राज्य का अध्ययन, ठीक है, राज्य का अध्ययन। जो सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण में जो सबसे पहला फैक्ट था वो क्या था, लोग कहते थे स्टार्टिंग क्या हुई, राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान को क्या कहा गया था, राजनीति का अध्ययन, सॉरी, राज्य का अध्ययन। जो दूसरा पॉइंट आता है, इससे एक कदम आगे चलते हैं, फिर उससे लोगों ने क्या कहा, सरकार का अध्ययन, ठीक है। राजनीति विज्ञान क्या है, सरकार का अध्ययन। इनका कहना ये था, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, इसलिए राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। बिना सरकार के राज्य नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े लोग, फिर कहा गया राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन, ठीक है। होता क्या है, जब कभी भी दो विचारधाराएं आपके सामने सामने होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसका एक तीसरा, उन दोनों से मिलकर एक तीसरा मार्ग निकलेगा, जो उसका मध्य मार्ग होगा, ठीक है, जो दोनों को संतुष्ट करेगा, ठीक। तो इसीलिए कहा गया, उसके बाद जो विचारधारा आई उसने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लड़ने का विषय नहीं है, ये राज्य का भी अध्ययन है और सरकार का भी अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद फिर आया अगला पॉइंट, भाई ये राज्य और सरकार किसके लिए है। भाई काफी दिनों तक चलता रहा, फिर कुछ लोगों को दिमाग में ये है कि ये राज्य और सरकार किसके लिए बने हैं। तो ये चौथा पॉइंट निकल कर आता है, राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में, मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन है, अध्ययन, ठीक। पहले कहा गया राज्य का अध्ययन है, फिर लोगों ने कहा राज्य बिना सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए सरकार चाहिए, तो राज्य, उन्होंने क्या कहा, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। फिर जब इन दोनों में द्वंद्व होना शुरू हुआ, तो बीच का रास्ता क्या निकला, राजनीति विज्ञान और सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। फिर उसके बाद जब इसमें द्वंद्व शुरू हुआ, तो ये हुआ कि ये सब चीजें किसके लिए बन रही है, ये सब चीजें मानवों के लिए बनाई जा रही है। राज्य प्रॉपर तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित रहे, किसके लिए, मानवों के लिए, कि मानव सुकून से रहे। तो क्या कहा गया फाइनली, मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन। राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है, ठीक। अब इसके बाद, हाँ, अब चलिए देखते हैं, ये तो हमने देख लिया इसके अर्थ को देख लिया, ये चार चीजें हैं। अब किसने किसने इन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन सी परिभाषाएं दी, हम लोग देख लेते हैं। जरूरी नहीं जो मैं लिखूंगा आपके प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है।
क्योंकि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ आपके 10 से 15% क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा 20% क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बाकी चीजें आपकी यहीं से आएंगी, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है, सबसे पहला आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसको भी साथ में पढ़ते चलना है, ठीक है। 10 बुक को नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप राजनीति विज्ञान की परिभाषा को पढ़ रहे हैं या राज्य की परिभाषा को पढ़ा, किसी एक बुक को उठाइए, उस पर एकदम अंधे होकर ब्लाइंडली उस पर भरोसा कीजिए। गलत है सही है उससे मतलब नहीं है, आप बहुत ज्यादा ढूंढने का समय नहीं, आपको जो मिले आप उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप गूगल का सहारा लीजिए, आप सीधे सिलेबस को उठाइए, सिलेबस में लिखा हुआ है स्टेट, ठीक है, आप सीधे स्टेट डालिए, स्टेट डालेंगे जो जो निकल के आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा इनमें से क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नोट डाउन करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इन 4 चीजों को जब आप कर लेंगे तो आपका अपनी बड़ी आराम से निकल जाएगा, कम समय में अच्छे से अच्छा आपका हो जाएगा। होता है कम मेहनत ज्यादा प्रोडक्टिविटी, इसे ही कहेंगे, ठीक है, इसे ही कहते हैं बढ़िया अच्छी स्ट्रेटजी, ठीक। चलिए, जो पहला था राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, इसके संदर्भ में कुछ लोगों ने कुछ कहा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहा ब्लूमसली, है ना, कौन आता है, ब्लूमसली। ब्लूमसली कहता है, अब आप इसके 4 तत्वों को समझिएगा, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके कहने का मतलब क्या है। क्योंकि जो 4 लाइन 5 लाइन में लिखवाऊंगा वो सीधे 1 या 1.5 लाइन में इस चीज को कंप्रेस करके पूछ लेगा, है ना, शब्दशः चीजों को नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं। ब्लूमसली कहता है राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। ये उसका कथन है। पूछ सकता है कि ये किसका कथन है, तो ब्लूमसली का कथन है, ठीक है। किसके पक्ष में है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, ठीक है। सीधे सीधे कह भी रहा है राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, उसके बाद वो बाकी कथन कहता है, ठीक है। फिर आता है जर्मन लेखक गैरिस। गैरिस के अनुसार, गैरिस ये एक जर्मन लेखक था। गैरिस क्या कहता है, गैरिस कहता है राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य, शक्ति की संस्था के रूप में राज्य, क्वेश्चन पूछ सकता है शक्ति की संस्था के रूप में राज्य का किसने वर्णन किया है, तो किसने किया है, जर्मन लेखक गैरिस ने तुलना की है, ठीक है। राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप, उसके प्रयोजन, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, उसके वित्तीय पहलू, उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है, ठीक है। इतना लंबा मैंने बोला, लेकिन आपके मेन काम का क्या है, राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों पर विचार किया जाता है, ठीक है। इसकी किसका कथन है, गैरिस का कथन है। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। फिलहाल आप इसके 7 तत्व को याद रखिए। राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त पर विचार किया जाता है, ठीक है, गार्नर के अनुसार। उसके बाद आता है गार्नर। गार्नर को कई बार पूछा गया है, ठीक है। गार्नर से क्वेश्चन तो पीजीटी, टीजीटी और आपके जीआईसी में भरपूर आए हुए हैं, तो गार्नर के इस कथन को आप मत भूलिएगा, फिर से आ सकता है। गार्नर कहता है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत किसके साथ होता है, राज्य के साथ होता है। ये किसका कथन है, गार्नर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन में 3 या 4 बार आ चुका है, पीजीटी और जीआईसी दोनों में। फिर उसके बाद आता है डॉक्टर जकारिया के अनुसार। ये हम किसके संबंध में बता रहे हैं, इसके संबंध में बता रहे हैं राज्य का अध्ययन। राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसको सिद्ध करने के लिए इन सबके कथन इन लोगों ने कहे हैं। डॉक्टर जकारिया क्या कहते हैं, डॉक्टर जकारिया कहते हैं राजनीति शास्त्र व्यवस्थित रूप में उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि रूप में राज्य का संगठन होता है और प्रभुसत्ता का
प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाले पर। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? सरकार का अध्ययन है। जब राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, इनकी सोच क्या थी? चूंकि मनुष्यों का संगठन चूंकि राज्य मनुष्य का संगठन है तथा उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। क्या कह रहा है? राज्य क्या है? मनुष्यों का संगठन है और उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। इसलिए क्या है? इसलिए उनको तर्क दिया गया कि सरकार, राजनीति विज्ञान क्या है? सरकार का अध्ययन है, यानी ये राज्य से ऊपर है। अब देख लिए इसके पक्ष में सीले क्या कहते हैं? सीले कहते हैं राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, अंक गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान व लंबाई चौड़ाई का करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या? राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे फला लोग जो महारथी होते हैं वो करते हैं। ठीक, लीकॉक के अनुसार अगला जो आता है आपका लीकॉक। आपको भले लग रहा होगा सर कैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम समय में आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट चूंकि आपका 70 से 80% आपका, इससे भी ज्यादा पोर्शन आपका किसका होता है? जो आपका क्वेश्चन आता है 70 से 80% फैक्ट बेस पे आते हैं। ठीक है, जो 10 से 20% आते हैं जो टॉपर्स के लिए बने होते हैं, है ना। कॉमा को आपको समझने की जरूरत होती है, वो 10 से 20% तो इतने कम समय में आप वो समझ नहीं पैदा कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ फैक्ट को पढ़िए। हाँ, उसके बाद आते हैं लीकॉक। लीकॉक क्या कहता है? लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र। बिल्कुल सीधी सी लाइन कह दिया उसने, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटा है, सीधे शब्दों में कह दिया गया है। सबसे सरल क्वेश्चन में ये माना जाएगा लीकॉक का कथन कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। अब देखिए, शास्त्र है, शस्त्र मैंने नहीं कहा, शास्त्र है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। ये आता है आपका, सरकार एवं राज्य दोनों का अध्ययन है। अब इसके पक्ष में लोग क्या कहते हैं? यदि राज्य अमूर्त संरचना तो सरकार इसे मूर्त रूप देती है। ठीक है, राज्य अमूर्त संरचना दिखती नहीं है लेकिन है, सरकार इसे क्या करती है? मूर्त रूप देती है। राज्य जो चाहता है, राज्य के पक्ष में जो होता है, सरकार उसी चीजों को करवाती है। यदि राज्य प्रभुसत्ता को धारण करता है तो सरकार उस प्रभुसत्ता का उपभोग करती है। यानी दोनों एक दूसरे के, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये कह रहा है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है। अगर सरकार नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व तो खत्म है, राज्य नहीं है तो सरकार का अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा गया राजनीति विज्ञान सरकार एवं राज्य दोनों का अध्ययन है। अब इसमें देखिए पॉल जैनेट का कथन आता है। पॉल जैनेट कथन वगैरह आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि कथन और रचनाओं के नाम बहुत पूछता है। ठीक है, हम रचनाओं के नाम भी आपको रोज 5 या 10 लिखवाते रहेंगे हर वीडियो में। आपसे मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। जब तक मुझे पारितोषिक नहीं मिलता है मैं किसी भी काम को रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस रेगुलर आए, मतलब रोज के रोज आए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते रहेंगे मैं आपको उतने अच्छे से अपना 100% दे पाऊंगा और डेली रूटीन में दे पाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो चीज अच्छी लगी वो चीज कमेंट में बताइए, जो चीज ना अच्छी लगी वो भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि आपने जो विचार व्यक्त किया है वो मैं भी मेरे दिमाग में चल रहा था लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं उस पर नहीं अमल कर पा रहा हूँ, मैं उसका जिक्र कर दूंगा। ठीक है, हो सकेगा तो कमेंट में ही कर दूंगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, चलिए सीधे उसके आगे आते हैं। पॉल जैनेट की बात चल रही थी। पॉल जैनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, अब सीधे अगले पर आ जाते हैं। डीमॉक
डीमॉक। अगला कथन है डीमॉक का। डीमॉक क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। बिल्कुल सीधी सी बात कर दी डीमॉक ने, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे सरल क्वेश्चन में क्या माना जाएगा? डीमॉक के कथन को माना जाएगा। तो डीमॉक का कथन आपकी जुबान पर रटा होना चाहिए, ठीक है। लीकॉक का कथन रटा होना चाहिए, डीमॉक का कथन रटा होना चाहिए, और तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? गार्नर का कथन रटा होना चाहिए, ठीक है। डीमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। फिर उसके बाद गिल क्राइस्ट आता है, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है, गिल क्राइस्ट, ठीक है। गिल क्राइस्ट क्या कहता है? राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार का अध्ययन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये लाइन सीधे कही गई है। ये लाइन क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया है? राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार का अध्ययन करता है। लेकिन जो मैंने बुक में पढ़ा है उसमें कहा गया है राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। दोनों का सार तो सेम है। जब आप इसके सार को समझेंगे तो दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों चीजों को आपको बता दिया। अब आते हैं हम राजनीति विज्ञान चौथे पॉइंट पर। राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में संबंधित अध्ययन, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है राज्य सरकार के अध्ययन मानव बिना उद्देश्यहीन एवं महत्वहीन। जाहिर सी बात है, मानव के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया गया, मानव के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया गया, मानव के हित में ही सब कुछ चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका केंद्र बिंदु किसको माना गया है? मानव को माना गया है, ठीक है। क्योंकि इनका निर्माण मानव हित के लिए हुआ है, इसलिए राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में है। अब चल रहे इसके अनुसार आते हैं लॉस्की। लॉस्की का सबसे पहला कथन किसका है? लॉस्की कथन है। इसके संदर्भ में लॉस्की क्या कहता है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है, ठीक है। मनुष्यों के जीवन से है। चूंकि ये भी छोटा कथन है, ये भी अपनी बात सीधे कह रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से रख लीजिए, ठीक। लॉस्की की बात आई है तो लॉस्की एक चीज कहता है, चूंकि आपके सिलेबस में राज्य भी है, चौथा या पांचवा पॉइंट है, आप देखेंगे सिलेबस को तो चौथा या पांचवा पॉइंट राज्य से संबंधित है। तो ये राज्य के संबंध में एक कथन कहता है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बगल में। राज्य को कहता है समाज का सेवक है, राज्य समाज का सेवक है। क्वेश्चन आएगा राज्य को समाज का सेवक किसने कहा है? तो लॉस्की ने कहा है, ठीक है। अब आते हैं हरमन हेलर। अगले जो थिंकर हैं हरमन हेलर, या अगले जो राजनीति विज्ञानी हरमन हेलर, वो क्या कहते हैं? उनके अनुसार राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है, ठीक है। यहां से आपका ये पूरा परंपरागत वाला का सब खत्म हो जाता है। अब देख लेते हैं एक बार, इसको संक्षेप में देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, अब फाइनली आ जाएगा परंपरागत, पूछा जाएगा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है? तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, सरकार एवं राज्य तथा मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन को परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। वही चीज लिखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों व संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस कथन को आप लिख लीजिए, रख लीजिए। ये परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। अब परंपरागत परिभाषा की प्रवृत्तियां कैसी हैं, ये भी आप देख लीजिए। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, राज्य विषयक अध्ययन मूलतः संस्थात्मक है, क्योंकि उनमें केंद्रीय महत्व राज्य और सरकार का है। अन्य तत्व मात्र संयोगिक हैं। इस कथन को आप याद कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। राज्य विषयक अध्ययन मूलतः संस्थात्मक है, क्योंकि उसमें केंद्रीय महत्व राज्य व सरकार का है। अन्य तत्व मात्र संयोगिक हैं। और तीसरा कथन है, कथन कह रहा हूं, तीसरी प्रवृत्ति इसकी क्या है? औपचारिक रूप से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए राज्य के संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का आधार बनाता है। राजनीतिक अगला पॉइंट आपका है
राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की अपेक्षा राज्य की नीतियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। अब आते हैं राजनीति विज्ञान का, परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अभी तक दृष्टिकोण चल रहा था, अब आते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। चलिए देखते हैं राजनीति परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, परिभाषा हो चुकी है, अब क्षेत्र बचा हुआ, क्षेत्र देख लीजिए। फिर यहां पर आता है ब्लूमसली का कथन। ब्लूमसली क्या कहता है परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में? कहता है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों से है। वह उसकी आवश्यक प्रकृति, उसके विविध रूपों, उसकी अभिव्यक्ति तथा उसके विकास का अध्ययन करता है। ठीक, ना समझ में आया हो आप पीछे कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ज्यादा तेज बोला हो तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। हम सीधे आते हैं गार्नर पे। ठीक, अगला कथन गार्नर का है। ठीक है, जिसको मैंने पिछली बार बताया था, गार्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नर के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणता, प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का अनुसंधान, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति, उसके इतिहास तथा उसके स्वरूपों का अध्ययन, तथा तृतीय जहां तक संभव हो इसके आधार पर राजनीतिक और विकास के नियमों का निर्धारण करना संभव है। गार्नर क्या कह रहा है? गार्नर कह रहा है इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणता, प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का अनुसंधान, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति, उसके इतिहास तथा उसके स्वरूपों का अध्ययन, तथा तृतीय जहां तक संभव हो उसके आधार पर राजनीतिक और विकास के नियमों का निर्धारण करना संभव है। ठीक है, एक इसका कथन है, गार्नर का कथन है। लंबा चौड़ा कथन है, आप पढ़िएगा, इसके मूल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे इतना लंबा कथन देकर नहीं भेजेगा आपको। इसके मूल तत्व में क्या है वो उस प्रकार से आपको लिख के दे देगा। ठीक है, गैटल के अनुसार, गैटल क्या कह रहा है? ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति शास्त्र राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा अतीत के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये कौन कह रहा है? गैटल कह रहा है। अब जो हमने तीन विचारधाराएं ब्लूमसली, गार्नर तथा गैटल की पढ़ी, इनमें तीन सार तत्व निकल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। जो पहला है ब्लूमसली का कथन जो है, उसमें सार तत्व क्या निकल के आ रहा है? प्रथम राज्य को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मानती है। ठीक है, जो ब्लूमसली का कथन है उसमें क्या मान रहा है? वो राज्य को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मान रहा है। जो दूसरा कथन गार्नर का है, गार्नर क्या कह रहा है? दूसरी विचारधारा यानी गार्नर की विचारधारा क्या कह रही है? सरकार पर ही ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, गार्नर की। और तीसरी विचारधारा यानी गैटल जो कह रहा है, उसकी विचारधारा, गैटल की विचारधारा राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मान रही है। ठीक है, ये तीनों का सार तत्व हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लूमसली किसने राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय माना है? चार ऑप्शन दे दिए, जिसमें ब्लूमसली है तो ब्लूमसली आपका हो जाएगा। फिर कहता है सरकार पर ही ध्यान केंद्रित करती है। कौन सी विचार, किसकी विचारधारा सरकार पर ध्यान केंद्रित करती है? तो गार्नर की विचारधारा हो गई। ठीक है, अगर ऑप्शन में गार्नर है तो। और गैटल क्या कह रहा है? तृतीय विचारधारा गैटल की, जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मानती है। ठीक, अब राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र देख लीजिएगा। चलिए इसको हम बाद में बताएंगे, चूंकि इसमें राजनीति विज्ञान फाइनली जो आता है आपका निचोड़, परंपरागत और आधुनिक जोड़ के, उसके बारे में है, तो उसको हम सीधे दोनों को बताएंगे। अब चलिए आके देखते हैं राजनीति विज्ञान यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल अध्ययन विषय। ठीक है, यूनेस्को, ये डेट भी याद कर लीजिएगा, यूनेस्को सितंबर 1948। ठीक है, यूनेस्को की सितंबर 1948 की बैठक में परंपरागत राजनीति विज्ञान को लेकर कुछ विषय क्लियर किए गए। ठीक है, उसमें कहा गया कि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत
अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, क्या कहा गया? परंपरागत राजनीति विज्ञान यूनेस्को में सितंबर 1948 की बैठक में कहा गया परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल अध्ययन पर बात चर्चा हुई, जिसमें कुछ तथ्य निकलकर सामने है, जिनमें से पहला तथ्य है राजनीति के सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन। दूसरा आया राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आएगा संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय शासन का सरल एवं तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद कहा गया राजनीतिक दल, राजनीतिक समूह एवं लोकमत। तो राजनीतिक दल, दबाव समूहों का राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। यानी राजनीतिक दल, राजनीतिक समूह और लोकमत के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? फिर से सुन लीजिए। राजनीतिक दल का अध्ययन किया जाएगा, दबाव समूहों का राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यूनेस्को में डिसाइड किया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत ये सब आया? फिर से याद कर लीजिएगा, यूनेस्को सितंबर 1948 से क्वेश्चन शायद एक बार पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। ठीक है, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया गया है इसलिए इसमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चूंकि जो एग्जाम में पहली बार पूछा जाता है किसी बड़े एग्जाम में, वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले आईएएस में पूछे जाते थे, फिर पीसेस से पूछे जाने लगे, उसके बाद जब पीसेस से उसके बाद वो लोअर पीसेस वगैरह पूछे जाने लगे, आप वो छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक, उसी तरह ये जो क्वेश्चन है यूनेस्को वाला, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है, इसलिए यूपीजीआईसी और यूपीपीजीटी में पूछे जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक, शायद डिट्टो क्वेश्चन पूछ ले, आप ध्यान दे लीजिएगा, और शायद इन्हीं में से कुछ पूछ ले। अब आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण की हमने चर्चा कर ली है। अब आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर से आप इस बात पर गौर कर लीजिएगा, मैं बहुत ही आलसी और बहुत ही स्वार्थी इंसान हूँ, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ कमी को बताइए, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं और आपके लिए और अच्छा से अच्छा ला सकूं। ठीक है, वीडियोस ला सकूं और आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।